कभी जी राम जी तो कभी एसआईआर तो कभी वंदे मातरम। इन पर जब संसद में हंगामा हो रहा था ना, तो मेरी नजरें बार बार जा रही थी उन सांसदों पर जो संसद भवन के बाहर या संसद भवन परिसर में बड़े बड़े मास्क लगाकर आते थे और ये कोशिश करते थे बताने को लेकर के कि प्रदूषण को लेकर वाकई हम गंभीर हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कुछ नीतियां बनाए। और इस हंगामे के बीच जब ये तय किया गया कि प्रदूषण पर बहस कराई जाएगी संसद में, तो एक बड़ी उम्मीद जगी। उम्मीद इसलिए जगी क्योंकि प्रदूषण की न तो अपनी कोई जाति है, न तो कोई धर्म है, न तो कोई पार्टी है। तो जाहिर तौर पर प्रदूषण पर जब सार्थक चर्चा होगी तो जो बातें निकल कर आएगी शायद सरकार उस पर कुछ अमल करेगी और आने वाले कुछ साल बाद शायद प्रदूषण से हमेशा निजात मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल प्रदूषण भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की भेंट ऐसा चढ़ा कि अब शायद संसद के इस सत्र में प्रदूषण पर चर्चा हो भी ना, और जब संसद का अगला सत्र आएगा ना, तब तक वो मुद्दा रहेगा नहीं। हमारे आपके लिए शायद रहे भी तो राजनीतियों के लिए शायद मुद्दा भी ना रहे। फिर हम ऐसे ही जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और अगले साल भी जब दिसंबर का महीना आएगा तो ऐसे ही मजबूर रहेंगे। इसका कोई निदान निकलता फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन आखिर क्यों? वो जहरीली हवा जो हमें आपको परेशान कर रही है वो तो राजनेताओं को भी परेशान करती होगी ना। जो हमारे आपके बच्चों को परेशान कर रही है वो राजनेताओं को, बच्चों को भी तो परेशान करती होगी ना। तो फिर इतनी ज़्यादा बेरुखी क्यों? इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्यों? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। तो हमारे साथ जीडीआई के फाउंडर अंकुर बंसल साहब हैं। अंकुर जी, एक कॉमन सेंस, मैं बहुत पर्यावरणविद हूँ नहीं, ना तो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में अगर कोई फैक्टर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है तो वो कहा जाता है कि व्हीकल, गाड़ियां जो हैं वो पॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होने वाले फैक्टर में से एक है, फिर कहें कि सबसे ज़्यादा वही फैक्टर जिम्मेदार है। जब मैं डेटा देख रहा था सरकार की वेबसाइट से, तो अक्टूबर में जो गाड़ियों की बिक्री होती है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो ईवी जो पॉल्यूशन फ्री माना जाता है सिर्फ 4,419 गाड़ियों की बिक्री होती है, और वहीं पे पेट्रोल डीजल गाड़ियों को देखें तो 78,114 गाड़ियों की बिक्री होती है। तो जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बिक्री ईवी के मुकाबले इतनी ज़्यादा होगी, भले ही BS6 क्यों ना हो, तो पॉल्यूशन तो होगा ही ना। और अब तो और ढेर सारे गाड़ियों के बीच में कंपटीशन है, कौन सस्ती गाड़ियां ला रहे हैं, लोग और गाड़ियां खरीदेंगे। इसका क्या उपाय है? बिल्कुल, हाँ, नमस्कार लक्ष्मण जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम पूरा डेटा देखें दिल्ली का तो ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आता है दिल्ली का और NCR रीजन का। और आपने बिल्कुल सही बताया कि ईवी की सेल अगर हम सिग्निफिकेंट लेवल पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वो कंपेयर टू डीजल और उसका तरीका वही है कि सरकार को इसके अंदर इसकी ओवरऑल कॉस्ट देखनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल कॉस्ट, और उसके अंदर जो इंसेंटिव आज वो दिया जा रहा है लोगों को वो भी बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो भी बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए लक्ष्मण जी, मेरा मानना ये है कि हम जो एयर क्वालिटी पे डिस्कशन करते हैं दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, इस टाइम पे हमको ये समझना पड़ेगा इस टाइम सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अब दिल्ली की सिचुएशन ऐसे आ चुकी है कि जैसे हम मॉनसून के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ पे हमको पता है कि जून जुलाई अगस्त में मॉनसून आएगा, उससे पहले हमको अपना सीवेज सिस्टम ठीक से करना है, उससे पहले हमारी जो रोड हैं उनकी मरम्मत ठीक से पहले कर लेनी है क्योंकि उस टाइम नहीं हो सकती। उसी तरह से हमारा जो गवर्नेंस का कैलेंडर है उसके अंदर हमको ये मानना पड़ेगा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में एक एयर क्वालिटी की भी समस्या आती है, जैसे मॉनसून की समस्या मिड ईयर में आती है, और उसकी प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर होनी पड़ेगी। क्योंकि अब प्लान करने से, ग्रैप लगाने से, वो एक हम पोज करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो सबसे पहले तो हमको सोचना पड़ेगा, आज सॉल्यूशन की बात करने से कुछ बदलेगा नहीं, सॉल्यूशन की बात होगी थ्रू आउट द ईयर, ताकि इस टाइम पे हम उसका इम्पैक्ट देख सकें। हम अभी उल्टा कर रहे हैं, जब हम समस्या के अंदर हैं उस टाइम हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम उस टाइम सॉल्यूशन लगाए नहीं जा सकते। एक जो दूसरा जो मेरे को लगता है, जब तक एयर क्वालिटी का जो इशू है, एयर क्वालिटी का इशू जब तक पर्सनल नहीं बनेगा लोगों के लिए, उनको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना है, जब तक हमेशा समस्या किसी और के ऊपर आ जाएगी। जैसे हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज में MCD बोलता है सरकार की, राज्य सरकार की है, राज्य सरकार बोलता है नेबरिंग सरकार की है, सेंटर फिर कुछ सेंटर को ब्लेम करते हैं।
यही बिहेवियर जो होता है मोटा मोटा, यही एक सिटीजन में भी देखा जाता है कि मेरा एरिया तो ठीक है, मेरे एरिया में प्लांट भी हैं, मेरे इंडिया में व्हीकल भी कम है, हम कार पुलिंग भी करते हैं। तो जो काफ़ी एडवांस इकॉनमीज जैसे लंदन वगैरह ने एक इनिशिएटिव किया था ब्रीद लंदन नाम से, जिसमें आपको जो डेटा अवेलेबल है, हाइपर लोकल डेटा जब तक अवेलेबल नहीं होगा, जब तक कंपटीशन नहीं होगा उसके अंदर के हर सोसाइटी, हर कॉलोनी, हर सब अर्बन एरियाज देख सके कि मेरा AQ बाकी AQ से कितना ऊपर है, बेहतर है, कम है। तो जब तक ये प्रॉब्लम पर्सनल नहीं बनेगी, मेरे को लगता है जब तक हमेशा हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो सिटीजन्स हैं। तो दूसरा मेरे को लगता है कि ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। और तीसरा जो गोयनका साहब ने बोला, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, अब हमको क्लाइमेट कोई अलग से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। हमको जो एयर क्वालिटी का इशू है, स्पेशली दिल्ली और जो आसपास के शहर हैं, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि इट नीड्स टू कट थ्रू अदर थिंग्स ऑल्सो, कि एजुकेशन में भी हम बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एयर क्वालिटी की। हम जो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी तक, हमेशा जैसे आपने भी सवाल पूछा था कि ये एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटी बताया जाता है, बट वो ऐसा नहीं है। हमको इसके सेफगार्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से डेवलपमेंट भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम सोचते हैं कि इकोनॉमिक जो जैसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, रोड्स को बोलते हैं, हम इंटरनेट को बोलते हैं, उसी तरह से हमको सोचना पड़ेगा कि बेटर एयर क्वालिटी इज ऑल्सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि पॉल्यूटेड लंग से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते। तो जब तक हमारी कोर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर एयर क्वालिटी को एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से नहीं देखा जाएगा, जब तक मेरे को लगता है हम कैचअप करते रहेंगे और उतना फोकस नहीं आ पाएगा इन चीज़ों पे। हमको इसको सिर्फ सोच देंगे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का ये एक मैंडेट है सॉल्व करने का, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सो इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। तो मेरा तो मतलब सोल्यूशन यही है कि इसको पर्सनल बनाया जाए, इसको हाइपर लोकल बनाया जाए, इसको एक थ्रू आउट द ईयर जैसे मॉनसून की हम प्लानिंग करते हैं उसी तरह से हमको पता है ये कोई अलग नहीं होने वाला कि अगले साल के विंड की डायरेक्शन कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या प्रेशर जो है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी बढ़ती है, स्टबल बर्निंग है, वो कम ज़्यादा होगी, वो होगी हमेशा ही। तो प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो मोटा मुद्दा जो मैं बोलना चाहता हूँ, हमको दरअसल इसमें जो है अंकुर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंकुर हाँ, बेसिकली दोनों चीज़ों पे मैं बता दूं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो देखता हूं कि समय समय पे जो डिसीजन लिए जाते हैं कि हम यहाँ पे हाईवे को ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, या फिर हम इसकी जगह मेट्रो चला रहे हैं, या फिर इसकी जगह हम EV बसें चला रहे हैं, उन सब का कैलकुलेशन दिया तो जाता है कि इससे इतने कार्बन एमिशन को हम कम कर रहे होंगे, इतने पेड़ लगाने के बराबर का ये काम होगा, इस तरह कैलकुलेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की कोशिश मुझे लगता है एक शुरुआत हो गई है, लेकिन वो अभी एक मुहिम के तौर पर नहीं बनी है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि हाइपर लोकलाइज डेटा देना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे, बाकी लोग भी, कि कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होता है कि अभी चला हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट बिजनेस के लिहाज से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा है। स्टेट लेवल पे चला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से कौन सा स्टेट अच्छा है। तो नतीजा ये निकला कि स्टेट के बीच में आपस में होड़ लग गई कि हम अपने यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे ही इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अगर करना चाहें तो वो भी एक अच्छा आइडिया है कि कैसे हम इस चीज़ों को हाइपर लोकलाइज करें, आपस में कंपटीशन दिखाएं, और कंपटीशन के साथ साथ एक इंसेंटिव भी दिया जाए कि अगर आपका AQI लेवल आपके इलाके का इतना कम होगा तो हम आपके सोसाइटी का कुछ हाउस टैक्स कम कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाया सकता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। अंकुर बंसल साहब, मेरा सवाल यह है कि ऐसे कई सारे सॉल्यूशन बीजिंग ने इस्तेमाल किए थे, और कहा भी गया कि बीजिंग जो स्मॉग कैपिटल था वर्ल्ड का, वो स्वच्छ सिटी बनता हुआ दिखा। लेकिन उतने सारे कदम इस्तेमाल करने के बाद, उतने 1000 करोड़ रुपए कुछ खर्च किए गए थे, करने के बाद आज फिर से बीजिंग की भी हालत कमोबेश वापस पटरी वैसे ही होती जा रही है। तो वो सारे कारगर कदम जो अब तक कारगर माने जा रहे थे, वो भी वहां भी बेकार साबित होने लग रहे हैं। तो उनसे क्या सबक सीखना चाहिए हमें? क्योंकि मैं आज के बीजिंग का AQI देखा तो वो भी 285 के आसपास था। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ये है, मेरे को नहीं लगता कि हम जो बोल रहे हैं कि अगले साल
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि अगले साल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमको शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं चाहिए, कि हमको सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम में समय लगेगा। और सबसे पहली एक्नॉलेजमेंट करना इस चीज़ को काफ़ी वो है, क्योंकि अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि अभी आ गया तो हमने अगले साल पे बोल दिया कि अगले साल कर देंगे। जैसे हम जून जुलाई में होते हैं तो हम बोलते हैं इस साल समस्या नहीं होगी, लेकिन जब इस साल नवंबर दिसंबर में आते हैं तो बोलते हैं अगले साल नहीं होगी। तो इसके अंदर लगेगा, समय लगेगा, 4-5 साल तो कम से कम लगेंगे टू फील द डिफरेंस इन अ मीनिंगफुल वे। तो सबसे पहली बात तो हम बिना बात के रश ना करें, बिना बात के ऐसे सोल्यूशन ना लें जो सिर्फ हम टीवी डिबेट्स में आए या मतलब पॉलिटिकल रैलीज में बोलें, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, इसके अंदर मिड टर्म थोड़ा होराइजन रखना पड़ेगा। और जो बीजिंग की बात है, बीजिंग ने काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा डाल के बहुत कंट्रोल्ड तरीके से किया, जिसके अंदर लोगों को भी इनकन्वीनियंस हुई, बट वो ज़रूरी थी इनकन्वीनियंस करनी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी तो इनकन्वीनियंस करनी ज़रूरी है। शायद हम इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जब थोड़ा सा इस तरह के मेजर लाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भारत जैसे देश के अंदर, मतलब वो पॉलिटिकल, क्योंकि डिफरेंस है कि चाइना एज अ कंट्री इज अ डिफरेंटली डिजाइन्ड देन इंडिया, तो वो एक रियलिटी है, में काफी डिफरेंस होता है, काफी फर्क है, तो एक रियलिटी है। बट एक सबसे, लेकिन हमको फंडिंग भी इसके अंदर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एन कैप देखें, जो एन कैप आया था उसका अंदर अगर हम उसका एक बार इवैल्यूएशन करें, एन कैप का पैसा ज़्यादातर सिटीज़ ने, जो 117 सिटीज़ आइडेंटिफाई की थी जिसके अंदर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके अंदर अगर हम उनका इवैल्यूएशन करें, क्योंकि एन कैप अब ख़त्म हो गया है, तो उसके अंदर इवैल्यूएशन करें तो देखेंगे कि बहुत सारा पैसा यूज़ ही नहीं हुआ उसके अंदर। तो जो हम ये हमेशा बोलते हैं ज़्यादा पैसा बढ़ाएं, वो बढ़ाएं, तो हमको यूटिलाइजेशन भी देखना पड़ेगा। लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहे SNBC आवाज़। नमस्कार।